पार्टी को हनुमान बेनीवाल ने बढ़ाया, उन नेताओं ने नहीं बढ़ाया। वो तो मौकाप्रस्त लोग थे जो हनुमान बेनीवाल को धोखा दे के चले गए, चाहे वो खींवसर का विधायक हो और चाहे वो बाड़मेर जैसलमेर का सांसद हो, कोई भी हो, पर उन्होंने हनुमान बेनीवाल को धोखा दिया। हनुमान बेनीवाल ने उनको जीरो से उठा के हीरो बनाया। राजेंद्र जी राठौड़ के शरणों में शरणम गच्छम हो गए, वो तो सलेंडर हो गए। और वो व्यक्ति ये कहते थे कि मैं अंगूठे के नीचे रखूंगा। लक्ष्मणगढ़ में कार्यकर्ता है ही नहीं आपकी पार्टी के। आपने पिछले 23 के चुनाव में देखा होगा, नोटा के वोट ज़्यादा आए थे, आरएलपी के कम आए थे। अनुभव भी किसी चीज़ का नाम होता है, वो भजनलाल जी के पास नहीं है। भजनलाल जी बेचारे को जो कागज़ लिख के दे देते हैं वो बोलते हैं, वो भी नहीं बोल पाते हैं। सत श्री अकाल की जगह सत सत अकाल बोलते हैं, ट्यूटर को स्कूटर बोलते हैं। हर एक नेता ने गोविंद सिंह डोटासरा को टारगेट किया। आखिर डोटासरा से क्या दुश्मनी आप लोगों की? मैं एक हनुमान जी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं वो कार्यकर्ता समझ के, चाहे मुझे पीछे खड़ा रहने पड़े, चाहे मुझे दरी बिछानी पड़े, चाहे मुझे मंच पे बैठना पड़े, जो मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। सीकर में इन्होंने 0-0-0 कुछ काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की सरकार में, और इसीलिए मुझे तो ये लग रहा है ये पंचायती राज चुनाव कराएंगे नहीं सरकार। पूरी आरएलपी उन विश्नोई समाज के और खेजड़ी बचाने के लिए साथ थी। देखो, खेजड़ी एक जीवनदायिनी है। वहाँ बड़ी बड़ी चोरियाँ भी हो गई, वहाँ एक ज्वेलरी व्यापारी को भी लूट लिया गया है, वहाँ एक गरीब आदमी की बकरियाँ भी ले गए, वहाँ एक किसान का ट्रैक्टर भी ले गए, वहाँ एक कांग्रेस के जिला परिषद प्रतिनिधि की गाड़ी भी ले गए। पर पुलिस वहाँ बहुत सुस्त है। बलारा पंचायत समिति में जेजेएम में इतना बड़ा घोटाला हो गया, ठेकेदारों ने बिल उठा लिए, पर आम आदमी के नल में पानी नहीं आया। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं सीकर में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ हैं आरएलपी नेता विकास जी पचार। इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं, जैसे कार्यकर्ता सम्मेलन हो उसको लेकर हो या फिर आए दिन पंचायती राज चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आरएलपी के लोगों को सदस्यता दिलाते रहते हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से आरएलपी इस बार पंचायती राज चुनाव में क्या कुछ खेला करने वाली है। और जिस तरीके से आरएलपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था, वो नाम था गोविंद सिंह डोटासरा। आखिर गोविंद सिंह डोटासरा को टारगेट करके क्या चाहते हैं सीकर आरएलपी के लोग, उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, उनसे बात करेंगे। राम राम सर। राम राम जी। कैसे विकास जी? एकदम बढ़िया है जी, आप बताओ। बस बढ़िया है सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल ने भी कमर कस ली है। क्या सीकर में क्या कुछ पंचायती राज के चुनाव में रहने वाला है? देखो, सीकर में पंचायती राज चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी, और हम चाहेंगे कि हर पंचायत समिति और हर नगर निकाय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधित्व हो, और हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम कैसे लहराया जाए। पिछले दिनों हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सीकर जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन ना तो कभी भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, ना कांग्रेस का हुआ है। ये सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन था, यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं था, सिर्फ सब लोग कार्यकर्ता थे। तो इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए सीकर समेत पूरे प्रदेश में आम आदमी का मानस बन गया है कि हमने कांग्रेस को भी वोट दे दिया, बीजेपी को भी वोट दे दिया, अब हनुमान बेनीवाल की विचारधारा को हम वोट देखेंगे, और हनुमान बेनीवाल निश्चित इस प्रदेश में बदलाव करेंगे। जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, बदलाव करेंगे उससे पहले विकास पचार जो हमेशा हनुमान बेनीवाल के पीछे तस्वीरों में दिखाई देते थे, आजकल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, क्या कुछ राज है इसका? नहीं, हम फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे अभिषेक भाई। मैं एक हनुमान जी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं वो कार्यकर्ता समझ के, चाहे मुझे पीछे खड़ा रहने पड़े, चाहे मुझे दरी बिछानी पड़े, चाहे मुझे मंच पे बैठना पड़े, जो मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। फ्रंट फुट पर खेलने का ऐसा है कि हम कार्यकर्ताओं के पास जा रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएं वो काम हम अभी कर रहे हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, सीकर जिले का प्रभारी बनाया है और सारा नेतृत्व आप ही कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाना हो या फिर किसी नेता को टारगेट करना हो या कोई आंदोलन करना हो, नेछवा में अभी हाल ही में आंदोलन है, उसमें भी थाना अधिकारियों को धमका रहे थे। नहीं, देखिए, एक तो मैं नेतृत्व नहीं कर रहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर का हर कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहा है। दूसरा ये कि मैं आपको दिख रहा हूँ, बाकी हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। हमारे 8 विधानसभा के 8 BLA फर्स्ट हैं, वो एक बूथ पे BLA 2 बना रहे हैं। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। हमारे प्रभारी पंचायत समिति वार लगाए हुए हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। और हम जिस नेचुआ की आप बात कर रहे हो, हम किसी को धमका नहीं रहे साहब, हम सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं
और हर व्यक्ति का आज इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना कीमती टैक्स का पैसा देता है और उससे सरकारी तंत्र चलता है। तो हमने सवाल पूछा था कि क्या नेछवा थाने में पिछले 6 महीने में इतनी चोरियां हुई, उनमें एक का खुलासा क्यों नहीं हुआ? ये मेरा सवाल नहीं था, ये आम आदमी का सवाल था, आम जनता का सवाल था, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी चोरियाँ भी हो गई, वहाँ एक ज्वेलरी व्यापारी को भी लूट लिया गया है, वहाँ एक गरीब आदमी की बकरियाँ भी ले गए, वहाँ एक किसान का ट्रैक्टर भी ले गए, वहाँ एक कांग्रेस के जिला परिषद प्रतिनिधि की गाड़ी भी ले गए, पर पुलिस वहाँ बहुत सुस्त है। तो वो मेरा दुख था मेरी जनता के लिए। जी, हनुमान बेनीवाल भी लगातार सड़कों पर दिखाई देते हैं और सीकर में बात करें तो आजकल विकास प्रचार भी सड़कों पर ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भी जाते रहते हैं, ये सही है? देखो, मैं एक कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, और कार्यकर्ता बनकर मुझे सड़क पर घूमने से अगर मेरी पार्टी मजबूत होती है तो मैं सड़क में घूमूंगा, गांव में घूमूंगा, गली में घूमूंगा, डाणी में घूमूंगा, पर मेरा लक्ष्य एक रहेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सीकर जिले में कैसे मजबूत हो। लेकिन ज़्यादा टारगेट लक्ष्मणगढ़ को क्यों बना रखा है? आए दिन चाहे आपका कार्यकर्ता सम्मेलन हो, हर एक नेता ने गोविंद सिंह डोटासरा को टारगेट किया। आखिर डोटासरा से क्या दुश्मनी आप लोगों की? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है गोविंद डोटासरा जी की, वो लक्ष्मणगढ़ के 4 बार के सम्माननीय विधायक हैं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। माननीय डोटासरा जी ने क्या है कि जब कांग्रेस राज रहा 18 से 23, तो वहाँ उन्होंने लंबे लंबे भाषण दिए, 1800 करोड़ का काम करा दिया। तो हम तो वो आईना दिखा रहे हैं उनको कि आपने 1800 करोड़ का काम ही लक्ष्मणगढ़ में तो कराया नहीं, हो सकता है पूरे राजस्थान में कराया, वो यहाँ गिना रहे हो, तो एक अलग बात है। क्योंकि आप देखोगे तो लक्ष्मणगढ़ में बहुत बुरे हालात हैं। आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, सीकर से सालासर रोड पे निकलोगे तो नेछवा के पहले हालात थे, वही आज हालात है। आप गाड़ोदा में चले जाओ, शिवमठ बहुत अच्छा पवित्र धाम है, वहाँ पर भी भयंकर गंदगी पड़ी है, आम आदमी उस रास्ते से निकल नहीं सकता। आप जाजोद में चले जाओ, आप चूड़ी मियाँ में चले जाओ, पूरे शहर की बुरी हालात है। लक्ष्मणगढ़ शहर में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, कुछ एरियो में डार्क जोन में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कल परसों हमारे कार्यकर्ताओं ने बलारा पंचायत समिति में जेजेएम में इतना बड़ा घोटाला हो गया, ठेकेदारों ने बिल उठा लिए, पर आम आदमी के नल में पानी नहीं आया। उसमें कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार भी हुए। तो हम उनको टारगेट नहीं कर रहे, हम एक जागरूक पार्टी के जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते उनको ये बता रहे हैं कि आपने काम कहाँ किया। विधायक महोदय, हमारा उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हम एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हम आम आदमी के सवाल जब तक नहीं पूछेंगे तब तक नेताओं को क्या पता चलेगा। आपने कहा कि हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपने देखा होगा लक्ष्मणगढ़ में कार्यकर्ता है ही नहीं आपकी पार्टी के। आपने पिछले 23 के चुनाव में देखा होगा नोटा के वोट ज़्यादा आए थे, आरएलपी के कम आए थे। देखिए अभिषेक भाई, वो अलग परिस्थितियाँ होती है। ऐसे तो आपने उपचुनाव में खिंवसर में भी देखा था, जिस पार्टी के 80,000 वोट आए थे उसकी जमानत जब्त हो गई, 5,000 में ख़त्म हो गई। तो ये हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। जो कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी, वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय डोटासरा जी वहाँ बड़े बड़े भाषण दे रहे थे खिंवसर में, वहाँ उनकी जमानत जब्त हुई, 5,000 वोट नहीं ले पाए। तो वो ही हमारे साथ यहाँ लक्ष्मणगढ़ में हुआ। वो अलग अलग देखो समय के साथ बदलता है। कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो चुनाव पंचायती राज का हार जाते हैं और एमएलए बन जाते हैं, ये हमारे सीकर में भी हुआ है। तो ये परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और जनता का मानस होता है। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती के साथ अपनी परफॉर्मेंस लक्ष्मणगढ़ समेत पूरे सीकर में करेगी। हमारा कोई लक्ष्मणगढ़ पे टारगेट नहीं है, हमारा तो पूरा जिला ही हमारा टारगेट है कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव में कैसे फतेह दिलाएं। बजट आया राजस्थान का सरकार का और केंद्र सरकार का, सीकर जिले को क्या कुछ मिला? सर, हमारा जब कार्यकर्ता सम्मेलन था उससे 2 दिन पहले एक मीडिया के साथ ही हमारे से इंटरव्यू लेके गए, तो मैंने उनके साथ दावा किया था कि राजस्थान सरकार ने 2 बजट पेश कर दिए, तीसरा बजट आने वाला है। उस बजट में पहले 2 बजट में सीकर को क्या मिला और इस बजट में मुझे उम्मीद है कि कुछ नहीं मिलेगा, और मेरी उम्मीद पर राजस्थान की सरकार बड़ी खरी उतरी। सीकर को कुछ नहीं मिला, सीकर का नाम तक नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सीकर, जिसमें मंत्री महोदय आते हैं, जिससे सीकर के धोद के विधायक हैं, बीजेपी के खंडेला के विधायक हैं, सीकर से बीजेपी वालों की क्या दुश्मनी है? एक्चुअली दुश्मनी सीकर से नहीं, इनकी सबके साथ ऐसा ही है। कहीं भी काम नहीं किया, सिर्फ कागजी बजट था। और मैंने ये पहले भी कहा था कि ये इनका कागजी बजट आएगा, इस बार भी कागजी बजट आया। केंद्र में भी वही स्थिति थी, केंद्र के बजट में भी कहीं राजस्थान का नाम नहीं था, और जो प्रदेश का बजट था उस बजट में भी कहीं सीकर का नाम नहीं था। सिर्फ बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये मीडिया मैनेज करते हैं, ये अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण देते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से मेरा ये सवाल है कि आप हमारे साथ बैठो और टेबल टॉक करो और हमें ये बताओ कि आपने 2.5 साल में क्या किया। हम मुद्दों की बात करेंगे, मैं मुद्दों की बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आंकड़ों के साथ बात करने वाला व्यक्ति हूँ। सीकर में इन्होंने 0
कुछ काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की 2.5 साल की सरकार में, और इसीलिए मुझे तो ये लग रहा है ये पंचायती राज चुनाव कराएंगी नहीं सरकार। ये मेरा व्यक्तिगत लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर ये पंचायती राज चुनाव कराती है तो इसकी बहुत बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में होगी। अच्छा, आपने कहा प्रदेश में हार होगी, लेकिन जैसे बजट की बात करें तो फतेहपुर उससे कुछ दिन पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं और उससे पहले एक बार आते हैं। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री फतेहपुर आकर जाते हैं और रात को रात्रि विश्राम भी वहीं पर करते हैं। उसके बावजूद फतेहपुर और रामगढ़ को कुछ नहीं मिला। देखिए, कुछ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी 2 बार नहीं 5 बार आ जाएं तो भी कुछ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चले जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी खुद बेचारे जो दिल्ली से फरमान आता है उसका इंतज़ार करते हैं, जानते कुछ है नहीं। देखिए, जब तक एक्सपीरियंस आदमी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जिसके पास अनुभव होगा, अनुभव भी किसी चीज़ का नाम होता है, वो भजनलाल जी के पास नहीं है। भजनलाल जी बेचारे को जो कागज़ लिख के दे देते हैं वो बोलते हैं, वो भी नहीं बोल पाते हैं। सत श्री अकाल की जगह सत सत अकाल बोलते हैं, ट्यूटर को स्कूटर बोलते हैं, तारीख होती है 22 और बोलते हैं 25, वो साल होता है 1994 बोलते हैं 64। तो क्या है कि भजनलाल जी का दोष नहीं है वो, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है। अनुभव की बहुत बड़ी कमी है, और अनुभव हर फील्ड में होना चाहिए अभिषेक भाई, चाहे आपका पत्रकारिता का हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार हो। बिना अनुभव के ऐसे ही हाल होंगे। वरना आप देखो नागौर में हनुमान बेनीवाल जी ने कितने काम कराए हैं, पिछले राज में भी और इस राज में भी। उन व्यक्ति को काम कराना आता है और वो व्यक्ति मुद्दों की बात करता है और वो अपने लोगों के लिए लड़ता है। यहाँ तो कोई लड़ने वाला है ही नहीं। यहाँ के जो अभी बात कर रहे थे आप विधायक महोदय की, प्रदेश अध्यक्ष जी की, वो तो सिर्फ विधानसभा में अपशब्द यूज करते हैं। अरे साहब, आप वहाँ पे अपशब्द और अपनी व्यक्तिगत लड़ाई अलग रखना। आप ये रखो कि आपने इस सीकर की जनता के लिए क्या किया। उन्होंने तो मैंने देखा एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में राजेंद्र जी राठौड़ के शरणों में शरणम गच्छम हो गए, वो तो सलेंडर हो गए, और वो व्यक्ति ये कहते थे कि मैं अंगूठे के नीचे रखूँगा। तो ये क्या है, ये मौकाप्रस्त आदमी है। कह रहे थे हमारी ये व्यक्तिगत दोस्ती थी। तो व्यक्तिगत दोस्ती अपने घर पे निभाओ ना, जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो। ये क्या है कि इनका एक बहुत बड़ा ये जनता को गुमराह करने का खेल है। ये अंदर खाने, जैसे हनुमान जी बेनीवाल आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बीजेपी एक है, ये अंदर खाने एक है, और ये जनता को गुमराह करते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो। अच्छा, फतेहपुर में एक विवाद चल रहा है गोचर भूमि का। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर हैं, यहाँ तक विधायक ने विधानसभा में भी वो मुद्दा उठाया, लेकिन आरएलपी का अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता भी वहाँ पर मौजूद हैं और युवा नेता भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। देखिए अभिषेक भाई, हम अभी मेरे तो उसका पूरा नॉलेज भी नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि उसमें जो मंच पे बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं ना, वही लोग मिले हुए हैं। कई लोगों के तो भाइयों के नाम ज़मीन हुई है, कई लोगों के रिश्तेदारों के नाम ज़मीन हुई है। जो मंच से भाषण दे रहे हैं ना, वो खुद अपने अंदर झांक के देखे कि हमने गाय की ज़मीन खाने के लिए क्या किया है। बाकी समय आने पे हम जवाब देंगे और आपको बता भी देंगे। हम जिस दिन इस मुद्दे को हाथ में ले लिए ना, उस दिन आपको सफलता भी मिल जाएगी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहचान है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल को न्याय का देवता नहीं कहते, न्याय की आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल है जी। आगे की अब पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल इतने दिन तो जो संसद है उसमें बिजी थे, अब धीरे धीरे जैसे चुनाव की लग रहा है कि हो सकती है घोषणा, तो क्या प्रदेश में किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव की घोषणा हो या नहीं हो, हम ग्राउंड के वर्कर हैं, हम फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। हम फील्ड में काम करते रहेंगे। हनुमान बेनीवाल जी का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा नेता हनुमान है। हनुमान बेनीवाल ने हमें ये कह दिया कि आपको ये करना है, वो हम काम करेंगे। इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी परचम लहराएगी, इस प्रदेश में देखने को मिलेगा आपको। कैसे लहराएगी? विधायक के चुनाव थे उसमें तो आपकी एक सीट तक नहीं आई। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर विधायक के चुनाव में कांग्रेस पूरी, जो हमारा उपचुनाव था उसमें कांग्रेस पूरी बीजेपी के अंदर शिफ्ट हो गई। मैंने अभी भी आपको बताया। लेकिन उससे पहले भी तो थे सर। देखो ऐसा है कि हम आम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कोई नेता नहीं जा रहे, एक आध चले गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके भरोसे थोड़ी चल रही थी। उनको तो पार्टी ने बनाया ना, कि उन्होंने पार्टी को बनाया है। पार्टी को हनुमान बेनीवाल ने बनाया, उन नेताओं ने नहीं बनाया। वो तो मौकाप्रस्त लोग थे जो हनुमान बेनीवाल को धोखा दे के चले गए, चाहे वो खींवसर का विधायक हो और चाहे वो बाड़मेर जैसलमेर का सांसद हो, कोई भी हो। पर उन्होंने हनुमान बेनीवाल को धोखा दिया। हनुमान बेनीवाल ने उनको जीरो से उठा के हीरो बनाया है। वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है। आज वो अपने सपने में भी देखते हैं तो उनको हनुमान बेनीवाल याद आता है। ऐसा ईमानदार आदमी और ऐसा लड़ने वाला व्यक्ति, आम जन की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति इस प्रदेश को दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने
एक बात पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि इस प्रदेश की जनता को जब पछतावा होगा, जब हनुमान बेनीवाल नहीं होगा, ये रोएंगे कि एक व्यक्ति था जो हमारे लिए लड़ता था। ऐसा व्यक्ति आपको सदियों सदियों तक नहीं मिले थे। या तो चौधरी चरण सिंह हुए थे, सर छोटू राम हुए थे, या हनुमान बेनीवाल है। दूसरा व्यक्ति इस देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या ज़रूरत थी हनुमान बेनीवाल को सड़क पे पड़े रह के एसआई भर्ती को रद्द कराने की? हनुमान बेनीवाल का पारिवारिक व्यक्ति कोई थोड़ी एसआई की तैयारी करता, पर उस व्यक्ति को चिंता थी इस प्रदेश के लोगों की, क्योंकि वो इस प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। हनुमान बेनीवाल को क्या ज़रूरत थी? जब जोधपुर में आंदोलन होता है तो हनुमान बेनीवाल जाके बैठता है, जब नागौर में आंदोलन होता है तो हनुमान बेनीवाल बैठता है, जब बीकानेर में शहीद को उसका दर्जा नहीं मिलता है तो हनुमान बेनीवाल बैठता है, जब पुलिस दादागिरी करती है सीकर सिरमादोपुर में कि हम एक गरीब किसान की बेटियों की शादी नहीं होने देंगे, तब हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को भेजता है। हनुमान बेनीवाल जैसा लड़ाका इस प्रदेश में आगे वाले समय में सालों साल तक नहीं मिलेगा। एक ही व्यक्ति है, वो है हनुमान, और वो इस प्रदेश में बदलाव करेगा। ये बात मैं आपको अभिषेक भाई दावे के साथ कह रहा हूँ। और एक बात आपको और कह रहा हूँ, आज मेरी रिकॉर्ड करके रख लेना कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जवान, किसान, शोषित, पीड़ित, दलित अब जाग उठा है और वो हनुमान बेनीवाल के साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ेगा। और इस बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में इस सड़ी गली व्यवस्था को परिवर्तन कर देंगे। मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, अभी हमारी बहुत बड़ी माइनॉरिटी के भाई हमारे साथ आने वाले हैं। अभी 18 नंबर वार्ड से एक साथी ने बहुत बड़ी संख्या में, पूरे मोहल्ले ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर ली। और बड़ी विडंबना की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सीकर नगर परिषद का 18 नंबर वार्ड, जिसमें आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ कांग्रेस का भी बोर्ड रह गया, वहाँ बीजेपी का भी बोर्ड रह गया, वहाँ कांग्रेस का एमएलए भी रह गया, वहाँ बीजेपी का भी लोग रह गया। अरे सर, कितनी बड़ी बात है कि 70 साल बाद लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो इस बार हम बड़ा बदलाव करेंगे। हमारे साथ जो माइनॉरिटी के भाई हैं, मुसलमान साथी हैं, वो हमारे साथ बड़ी संख्या में आ रहे हैं, वो जुड़ेंगे। इस बार सारी 36 कौम के लोग हमारे साथ आएंगे और हम बड़ी संख्या में बदलाव करेंगे। ये सुना है फतेहपुर में भी कुछ बड़ा खेला करने वाले। देखो, फतेहपुर में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हर जगह काम करेगी, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे सीकर हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ हो। आप फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ का नाम ले रहे हो, फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ नहीं, पूरा जिला हमारा टारगेट है। और फतेहपुर में भी कुछ युवा नेता हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अपन जहाँ खड़े हैं, खेजड़ी का पेड़ है, इसके नीचे खड़े हैं। आपने कहा हनुमान बेनीवाल हर लड़ाई लड़ता है, लेकिन खेजड़ी का जो आंदोलन था उसमें हनुमान बेनीवाल नहीं आए। हाँ सर, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। हनुमान बेनीवाल जी ने सबसे पहले लोकसभा में खेजड़ी बचाओ आंदोलन में खेजड़ी की बात अगर किसी व्यक्ति ने उठाई थी, खेजड़ी के लिए कोई लड़ा था, तो वो व्यक्ति हनुमान बेनीवाल था। विश्नोई समाज महासभा के लोग और विश्नोई समाज के लोग हनुमान जी से मिले थे। हनुमान बेनीवाल जी ने, आज भी वो लोकसभा के पटल पर पड़ा है, हनुमान बेनीवाल ने खेजड़ी की बात उठाई थी। वहाँ के लोग आए, क्योंकि वो एक विश्नोई समाज और साधु संतों का आंदोलन था, तो उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत होगी तो हम हनुमान बेनीवाल जी को बुला लेंगे। हम गए थे ना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीकानेर के पूरे कार्यकर्ता थे, मैं गया था, प्रदेश से अलग अलग पूरी आरएलपी उन विश्नोई समाज के और खेजड़ी बचाने के लिए साथ थी। देखो, खेजड़ी एक जीवनदायिनी है। खेजड़ी वो वृक्ष है जो सालों सालों तक रहता है। खेजड़ी हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देती है। खेजड़ी से हमें सांगरी खाने को मिलती हैं, जो राजस्थान का प्रसिद्ध एक सब्जी बनती है, जिससे खेजड़ी की जो पत्तियां हैं जो पशुओं के खाने के काम आती हैं। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे फसल सबसे अच्छी होती है, क्योंकि खेजड़ी का जो लूंग होता है हमारी भाषा में, वो नीचे गिरता है, उसकी खाद बनती है। खेजड़ी बहुत उपयोगी चीज़ है। पर ये जो सोलर कंपनियाँ आने से और प्रदेश की जनता, कुछ मैं जनता की भी कमी मानता हूँ कि वो इन खेजड़ियों को काटने के लिए अपने खेत किराए पर दे देते हैं या बेच देते हैं, क्योंकि ये खेजड़ी हमारी माँ है। जब अमृता देवी बिश्नोई 363 के साथ शहीद हो सकती है आज 100 साल पहले, तो हम क्या इसकी बचाने का हमारा दायित्व नहीं है? क्या अकेला बिश्नोई समाज ही बचाना चाहता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि हम और हमारी पार्टी खेजड़ी बचाने के लिए बिश्नोई समाज के और पर्यावरण प्रेमियों के साथ है। जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम खेजड़ी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हनुमान बेनीवाल जी को भी जब इन्होंने आग्रह किया था कि हम आपको बुलाएंगे, तो हनुमान बेनीवाल जी भी तैयार हैं। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सीकर ज़िले की समेत प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे दिया, आपने कांग्रेस को भी वोट दे दिया। अब राजस्थान में इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हनुमान बेनीवाल जी को वोट दो। पंचायती राज और नगर निकाय में जहां आपको ये लगे कि बोतल का चुनाव चिन्ह दिखे, वहाँ निसंकोच हनुमान बेनीवाल को देख के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपना मत और समर्थन दे। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मेरे युवाओं से एक विशेष अपील है कि आज का युवा नशे की ओर जा रहा है। मैं युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप के लिए बहुत अनमोल रतन हो। आप जब जाते हो तो आपके माँ बाप बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं कि हमारा बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है, काम पे जा रहा है, व्यापार पे जा रहा है।
आपको नशे की लत को छोड़ना है और शिक्षा की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि सीकर शिक्षा नगरी है, पर इसमें बहुत सारे बाहर के लोग आ गए, जिसमें कुछ नशा बेचने वाले भी आ गए और जिस पे प्रशासन लगाम नहीं कर पा रहा है। देख रहे हो आप सीकर में प्रशासन की व्यवस्था कैसे चरमराई हुई है। युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि नशा को छोड़ो और शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर जुड़ो। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी हम युवाओं में एक होड़ सी लगी हुई है, बाइक गाड़ी सोशल मीडिया पे रील स्टंटबाजी करने की, इससे बचो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं में आज का युवा जा रहा है। आप आंकड़े उठा के देखो तो युवाओं की सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, और एक माँ बाप के लिए एक बेटा एक बेटी उसका गहना होता है जी। यही मेरा आपसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, आप आए और आपने हमारी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखी। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बात को ऐसे ही प्रदेश की ओर अग्रसर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे विकास जी पचार, और इन्होंने आखिर में जो बात कही युवाओं को लेकर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। तमाम उन युवाओं को देखना चाहिए, और फिर मिलेंगे ऐसे ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। राम राम सा।